वेलकम टू एयर एजुकेशन गाइस। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी और अब तक हमने चैप्टर 5 तक कवर कर लिया है और ये होगा चैप्टर 6। तो चलो बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। तो चैप्टर 6 है कौन सा? पृथ्वी के विभिन्न स्थल स्वरूप। देखो, पृथ्वी पर विभिन्न स्थल स्वरूप पाए जाते हैं। जैसे कि स्थल स्वरूप का मतलब होता है कि जो पृथ्वी का स्थल भाग है उस पर पाई जाने वाली आकृतियाँ, मतलब किस किस प्रकार का स्थल पाया जाता है। तो उसमें एक तो होता है पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, पठार, मैदान, पहाड़ी, नदियाँ, झील, ये सब होते हैं ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं? तो ये दो कारणों से बनते हैं, दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहली तो होती है आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी होती है बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया का मतलब ये है, देखो पृथ्वी घूम रही है ना, तो हर टाइम कुछ ना कुछ इसके जो कोर है अंदर, मतलब कोर के आसपास का जो एरिया है अंदर इसके पृथ्वी के, कुछ ना कुछ परिवर्तन चलते रहते हैं। ठीक है, और गैसीय भी हो सकते हैं, पर वो बहुत धीरे होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते। तो ये आंतरिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ें बनती है बिगड़ती हैं वो तो बहुत देर में बनती हैं। आंतरिक प्रक्रिया से क्या होता है कि कभी कभी ज़मीन, देखा आपने, कहीं धंस गई, कहीं उठ गई, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाह्य प्रक्रिया से क्या होता है कि स्थल स्वरूप टूटता है, जैसे टूट गया कहीं और कहीं बन गया। ठीक है, उसी, और ये टूटता बनता कैसे, ये देखो, एक क्रिया है अपरदन की। अपरदन का मतलब ये होता है कि पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना, मतलब जो घिसकर टूटती रहती है, हर समय होती रहती है। अच्छा, ये प्रक्रिया आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से। अगर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि तेज स्पीड में देखें तब शायद आप इसे देख पाएँ। हर टाइम कोई ना, जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई चीज़ है, तो वो हर टाइम घिस रही होती है, आपको शायद ये पता होगा। कुछ ना कुछ उसमें से परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही पहाड़ों का और जो भी चीज़ें होती हैं प्रकृति में, उन सब का भी अपरदन हो रहा होता है। और वो, जैसे अगर कोई अब चीज़ टूट रही है तो उसका टूटा हिस्सा कहीं जाकर तो रुकेगा, उसी चीज़ को बोलते हैं निक्षेपण। तो ये चीज़ें दोनों समझ में आ गई होंगी कि अपरदन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना वो होता है आपका अपरदन, और उसी सतह का फिर कहीं जाकर इकट्ठा हो जाना होता है निक्षेपण। ठीक है, अब ये होता कैसे कैसे? जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, हिमनदों के माध्यम से, जहाँ बर्फ होती है ना वहाँ। तो इन लोगों को क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं आप? अपरदन के कारक। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है नहीं तो इनको बाद में पढ़िएगा। अब बात करते हैं स्थल स्वरूपों की। तो स्थल स्वरूप होते कैसे कैसे? देखो, पर्वत होता है एक तो पर्वत कैसे होते हैं कि पर्वत इस प्रकार के होते हैं जिनका जो शिखर होता है वो छोटा होता है और आधार होता है चौड़ा। ठीक है, पृथ्वी की सतह की ऊंचाई होते हैं ये, मतलब जैसे पृथ्वी है ऐसे नॉर्मल, और उस पर ये जैसे ऊंचाई होती है। मैंने बताया था ना कि सबसे ऊंचा भूखंड भी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। तो ये क्या है? पर्वत, उन्हीं को पर्वत बोलते हैं आप। सदा बर्फ से जो ढके रहते हैं पर्वत, वहाँ पे क्या पाई जाती हैं? बर्फ की नदियाँ पाई जाती हैं, बर्फ बह रही होती है। तो उन्हीं बर्फ की नदियों को क्या बोला जाता है? हिमानी बोला जाता है। अच्छा, जब पर्वत श्रृंखला में उपस्थित हों, कई सारे पर्वत हों, एक ये पर्वत हो गया, एक ये पर्वत हो गया, एक ये पर्वत हो गया, ये ऊपर से हम देख रहे हैं, ये नहीं है कि ये प्लेन है। ठीक है, ऊपर से हम देख रहे हैं। तो ये पर्वत हैं, ये पर्वत हैं, या ये पर्वत हैं, जैसे ये हैं, इनकी जो शिखर हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? पर्वत श्रृंखलाएं बोलते हैं। जैसे कि आप, हिमालय है, आल्प्स है, एंडीज़ है। हिमालय कहाँ है? एशिया में। आल्प्स कहाँ है? ये आप बताइए। एंडीज़ का भी मैंने बता रखा है, ये भी आप बताइए। अब बात करते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, वलित पर्वत, भ्रशोण पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत कैसे होते हैं? ये नॉर्मल जो आप पर्वत देखते हैं उन्हीं को वलित पर्वत बोला जाता है। इसी प्रकार के होते हैं, जैसे कि जिनका जो सतह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है ये,
और जो शिखर होता है वो शंक्वाकार, मतलब इसी टाइप के पर्वतों को आप वलित पर्वत बोलते हैं। इसमें देखिए जैसे कि हिमालय है आपका, आल्प्स पर्वत है, ये भी वलित पर्वत है। विश्व की सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली। ये भी क्या है? वलित पर्वत का ही उदाहरण है, और ये अब घिस गई है। ठीक है। अल्पेशियन जो कि उत्तर अमेरिका में है, और यूराल जो कि रूस में है, ये सब क्या है? वलित पर्वतों के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति पर्वत। तो बृहस्पति पर्वत कौन से होते हैं? देखो कई बार क्या होता है, जैसे ये है, इसको मैं इसमें नहीं समझ में आएगा। देखो ये मान लो कि एक स्थल खंड है, ठीक है। अब इसमें से ये वाला हिस्सा नीचे की साइड धंस गया, तो यहां से ये, एक सेकेंड, ये वाला हिस्सा, सॉरी, ये जो पार्ट है, अब देखो ये जो धसा हुआ पार्ट होता है, अब ये क्या हो गए? इन्हीं को बोलते हैं पर्वत। अच्छा, मैंने जो ऊंचाई दिखाई है वो थोड़ी सामान्य लग रही है आपको, ये ऊंचाई काफ़ी बड़ी हो सकती है, बहुत ज़्यादा धस जाता है, जैसे ऐसे धस गया ये, तो इनको क्या बोलते हैं आप? हॉर्स्ट या उत्खंड। और इसको क्या बोलते हैं आप? ग्राबेन या द्रोण का भ्रंश बोला जाता है इसे। ठीक है। ये इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं उनको बोला जाता है बृहस्पति पर्वत। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये हमेशा धंसेगी, अभी कोई दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये वाला पार्ट मान लो ये उठ गया, तो ये वाला इसको इसको बोलेंगे हॉर्स्ट, और इन दोनों को क्या बोलेंगे? ग्रावेन। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। और राइन घाटी और वासजेस पर्वत, ये यूरोप में जो है, ये इसी तरह के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी में क्या होता है? देखो जैसे ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी कैसे होते हैं? अंदर पृथ्वी के होता है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? कि पिघली हुई चट्टानें होती हैं। जब पृथ्वी में आंतरिक क्रियाएं हो रही होती हैं तो ये क्या करता है कि ये बाहर आता है। तो ये जैसे बाहर आता है ना, ये ऐसे, इतना ये नहीं है कि हमेशा से ही पर्वत बना होता है। कोई नॉर्मल अगर प्लेस है ऐसे, और यहाँ से ये बाहर आया, तो ऐसे करके ये बार बार बाहर आना शुरू होता है, ये जमना शुरू हो जाता है, लावा। ठीक है, ये मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, तो ये जमना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे क्या होगा? पर्वतों का निर्माण होता है। अच्छा, ज्वालामुखी से कई प्रकार के पर्वत बनते हैं। किस प्रकार के बनते हैं वो आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ज्वालामुखी प्रकार के भी पर्वत होते हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, और फ्यूजिमा जापान में है। तो ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित, बृहस्पति और ज्वालामुखी पर्वत, और इनके उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं पठार के बारे में। पठार क्या होता है? कि उठी हुई सपाट भूमि होती है। जैसे जैसे पर्वत तो हो गया, पर्वत तो आपका वैसे वैसे होता है, ये क्या होता है कि ये ऐसे स्पष्ट सपाट भूमि होती है, और ये किसी और बड़े क्षेत्र से ऊंची उठी हुई होती है, और ये बिल्कुल एक तरह से मेज का आप इसे किनारा मान लीजिए। ये ऐसे ढलान नहीं होता, डायरेक्ट खाई होती है। ठीक है। तो अब इस पे से अगर कोई नदी बह रही होती है तो उसकी वो क्या करती है? वो जलप्रपात बनाती है। तो इनको क्या बोला जाता है? पठार बोला जाता है। इनकी ऊंचाई काफ़ी हो सकती है, कई हजार मीटर तक में होती है। ठीक है। और ये भी पर्वतों की तरह पुराने और नए होते हैं। तो भारत में जैसे दक्कन का पठार एक पुराने पठार का उदाहरण है, और तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। 4,000 से 6,000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। अब जो पठार होते हैं जो लावा से निर्मित होते हैं, वो काली मिट्टी में की उनमें प्रचुरता पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? कपास की खेती के लिए। और पठारों में खनिज भी अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। जैसे कि भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से लोहा, कोयला और मैग्नीज के खनिज प्राप्त होते हैं। अफ्रीका में सोना और हीरा का खनन होता है।
जो अफ्रीका का पठार है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया कि जलप्रपात इस पे बनते हैं, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से सपाट एक साथ फिर नदी गिरती है, तो यहाँ से जलप्रपात का निर्माण होता है पठारों पे। जैसे कि छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये आपके में दे रखा है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं मैदानों के बारे में। मैदान कैसे होते हैं? मैदान क्या होते हैं कि समतल भूमि के बड़े बड़े भाग होते हैं। देखो होता क्या है, मान लो जैसे पर्वत है, पर्वत क्या होते हैं? कई सारी नदियों का घर भी होते हैं। नदियां यहाँ से निकलती हैं। अब ये नदी जब बह रही होती है तो अपने साथ क्या करती है? पर्वत का कटाव भी करती है अपने साथ। बहुत सारा बालू, सिल्ट, ये सब लेकर चलती है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, तो वो सब लेके चलती है। तो जैसे मान लो यहाँ अगर कोई गड्ढा हो, ऐसे ऊबड़ खाबड़ जमीन हो, तो ये क्या करेगी? पानी तो ऐसे बह जाता है ना, लेकिन जो पत्थर है, सिल्ट है, चीका है, वो क्या होगा? जमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? विशाल नदियां जो सॉरी विशाल मैदानों का निर्माण होता है। किसकी वजह से? नदियों की वजह से। और ये अब ये ऊपर से जो मिट्टी लाती है वो क्या होती है? उपजाऊ होती है बहुत। तो ये क्या होते हैं? मैदान क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं बहुत। परिवहन की सेवा, यहाँ पर आप परिवहन को सुविकसित कर सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि ये समतल होते हैं। यहाँ परिवहन को आप विकसित करने में, जैसे पहाड़ों में क्या होगा, आपको जैसे गाड़ियाँ वगैरह चलाते हो, आपने शायद सुना हो, तो पहाड़ों में चलाने में दिक्कत होती है, तो पहाड़ों में परिवहन मुश्किल होता है। और ऐसी जगहों पर भी मुश्किल होता है जो प्राकृतिक आपदाओं के से प्रभावित क्षेत्र हो। मान लीजिए कि कहीं ये ऐसे सड़क बनाई और वहाँ पर क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, तो कई बार बाढ़ में क्या होता है? सड़क वगैरह बह जाती हैं। तो परिवहन के लिए सबसे अच्छे ये रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा अधिकांश जो जनसंख्या है विश्व की, वो कहाँ निवास करती है? मैदानों में। तो इस वाले चैप्टर में आपके काम के लिए, आपकी परीक्षा के काम के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको मेरा प्रयास सही लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर मुझसे कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बता दीजिए, मैं चीज़ें सुधारने का प्रयास ज़रूर करूँगा। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे उसे भी बता दीजिए, जिससे कि मैं उसे एक्सप्लेन बेहतर तरीके से कर सकूँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 पर।